गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम लोग घटना चक्र 2022 की सीरीज में इंडियन पॉलिटी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में और आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में और इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज होंगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। जो ये टारगेट की गई हैं वीडियोस क्लासेस, ये आपके यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस प्री 2023 जो मई में आयोजित की जा रही हैं परीक्षाएं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ पूरा जो है कि क्लासेस को देखिएगा और भी वीडियो चैनल पर डाल दी गई हैं, उन सभी को चेकआउट करिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हमारी क्लास है राज्यसभा। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को क्या कहते हैं हम लोग? लोकसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार सभी जो राज्यसभा होती है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 238 से अधिक मतलब अनअधिक निर्वाचित यानी अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। कहने का मतलब क्या है कि 238 सीटें जो हैं वो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आएंगी, प्लस जो 12 सीटें होती हैं वो आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनयन किया जाता है उनका। आगे देखते हैं। वर्तमान में 12 मनोनीत सदस्य हैं और 233 जो है कि निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। राष्ट्रपति द्वारा जो ये 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 व्यक्ति, वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभवी होते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसीलिए राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्याबलीय मत द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का बहुत अच्छी विशेषता ये होती है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, जबकि लोकसभा विघटित भी हो जाती है। इसीलिए इसको एक स्थायी सदन कहा जाता है, लेकिन इसके निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और इसमें सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र आप मतलब न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से पहले आप इसके सदस्य नहीं बन सकते, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष चाहिए होती है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। बस वो इसका सदस्य ना होकर राज्यसभा की सभापति करता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है, बल्कि राष्ट्रपति के रूप में सारी चीज़ें मिलने लगती हैं और इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते को प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति को चुनती है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। अब आप यह मत कीजिएगा कि सर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता था त्यागपत्र और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देता था, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि राज्यसभा में उपसभापति तो सभापति को दे रहा त्यागपत्र, लेकिन क्या सभापति उपसभापति को देगा? तो आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त होता है तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा और जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होगा। इसकी यह भी विशेषता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संकल्प है वो सबसे पहले और केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। बस ये एक अनिवार्य शर्त है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति, एकांतिक का मतलब हो गया एक विशेष शक्ति होती है, अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो केवल और केवल राज्यसभा के प्रस्ताव से ही सृजित हो सकती है। लोकसभा की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। आगे देख लेते हैं हम। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र तीन जो है भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में जो मात्र 3 दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में चुने जाते हैं। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित करती है। आर्टिकल नंबर 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है।
अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की अगर स्थिति है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर बना हुआ है, 352 का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में 250 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। तो अगर उसने 249 का प्रयोग करके राष्ट्रीय हित में कोई कानून बनाया है तब तो वो 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसने आर्टिकल 250 का प्रयोग करके आपातकाल के दौरान कोई अगर विषय बनाया है, विधि बनाई है, तो वो 6 माह से अधिक प्रभावी नहीं रहेगी। वहीं 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल अगर एक प्रस्ताव पारित करें और संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। तो अब शुरू करते हैं हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला प्रश्न आपका है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो जब निश्चित पूछा जा रहा है तो 250 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, तो आपका जवाब होगा 245। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य होते हैं। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। 275 सदस्य होते हैं, यह भी गलत। 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये जो 12 सदस्य होते हैं वो सामान्यतः साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इसके विशेष रूप से ज्ञाता या अनुभवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। राज्यसभा में राज्यों के को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश को 31 सीटें दी गई हैं, वहीं सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम को 1 सीटें दी गई हैं। उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी क्षेत्रफल के अनुपात में या उनके राजस्व के अनुपात में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में यह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, गलत। यूनियन टेरिटरीज में आपकी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, इन तीनों का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है और जम्मू कश्मीर की तो 4 सीटें इसमें आती हैं। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों को मिलाकर ही जो है कि संसद बनती है। और ये दूसरा दे रहा है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की मदद ली जाती है, इसलिए दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है कि निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रश्न संख्या 5 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं से, राज्यों की विधान परिषदों से, राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों द्वारा या नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि केवल विधानसभाओं से ही चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्यों में है और जबकि राज्यसभा में जो सीटें मिलती हैं वो सभी राज्यों को मिलती हैं, इसीलिए विधान परिषद का वहाँ पर प्रयोग न होकर विधानसभा का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राज्यसभा के विषय में कौन से सही हैं? यह भंग नहीं की जा सकती, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलत। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यह भी गलत है। यहाँ पे 30 वर्ष मांगा जाता है। तो आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे, यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए इसका पहला स्टेटमेंट सही था और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो पहला और तीसरा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह बात भी सही है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखें, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं? नहीं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो देखिए हमारे संविधान के अनुसार अगर आप देखोगे तो इसमें समाप्त होने का विषय ही नहीं है, बल्कि ये जो 6 वर्ष होता है ना, ये सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, उनके सदस्य 6 वर्ष तक होते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या कोई नहीं? तो मेरे दोस्तों कोई नहीं, किसी के पास भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सही है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, गलत, अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, गलत। राज्यसभा उपसभापति तो चुनती है लेकिन सभापति नहीं, क्योंकि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और इसका तो निर्वाचन होता है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, गलत। महान्यायवादी को बोलने का अधिकार है परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग होती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि इसको भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है, संविधान में इसको स्थायी बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है? तो 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, 2 सदस्य? ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्यसभा में वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कितने? 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का नागरिक हो और भारत में किसी भी राज्य या किसी भी मतदाता सूची में बस उसका नाम होना चाहिए, जिस राज्य से उसे निर्वाचित होना ये जरूरी नहीं है उसके लिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित न करता हो, यह बात बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष हो जाएगी। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, ये नरगिस दत्त हैं, संजय दत्त की माताजी हैं ये नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने के संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, यह बात सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, यह भी सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग के लिए बनाई जा सकती है, यह भी सही है। और राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय हित में जो है कि संसद ही बनाती है, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा कि यही स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, गलत, क्योंकि राज्य सूची के लिए तो राज्यसभा आनी चाहिए। लोकसभा द्वारा संपूर्ण, यह भी गलत। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत, यह भी गलत। और राज्यसभा आखिरी दिया हुआ है कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए, यह बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 249 के तहत बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करता है, बिल्कुल, क्योंकि जो अनुदान की मांग होती है वो तो लोकसभा में पेश की जाती है, राज्यसभा में केवल चर्चा होती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, गलत, चर्चा हो सकती है लेकिन उस पर कोई मतदान नहीं होता है, तो 1 और 2 सही स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है,
किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है, तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाता है। तो देखिए, अनिवार्यता स्वीकार करे ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ने जो भी सिफारिशें की हैं उसे जो है कि लोकसभा अनिवार्य रूप से स्वीकार करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ए स्टेटमेंट गलत हो गया और धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यह स्टेटमेंट सही है, तो आर सही हो जाएगा। तो इसका देखेंगे आप कि ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं हो सकता? तो धन विधेयक प्रथम बार नहीं, मतलब वो सिफारिश के लिए तो आ सकता है लेकिन सबसे पहले यहाँ प्रस्तुत नहीं हो सकता। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, लिखा है कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? यानी कि केवल वो शक्तियां जो लोकसभा को ही केवल प्राप्त हैं। धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में। तो आप देखेंगे अखिल भारतीय की जो सेवाओं का सृजन होता है वो केवल और केवल राज्यसभा में होता है, जबकि 1, 2, 3 ये केवल लोकसभा में होते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को ही केवल प्रदत्त की गई हैं? राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये संसद को है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों को है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, यहाँ संसद को लिख दिया हुआ है, तो ये गलत है क्योंकि ये केवल राज्यसभा को होता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना अथवा राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, यह भी गलत। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना, तो यह भी गलत। अब स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देखिए, तो राज्य सूची में नियम बनाने अथवा एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के पद सृजन करने के लिए सशक्त प्रस्ताव पारित करना। अब यहाँ पे जो संसद लिखा हुआ है इसको हम राज्यसभा ही मान के चलेंगे, तो बी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है? तो संसद को राज्य सूची के अंतर्गत देता है, तो आर्टिकल 249। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार होता है? तो वो एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में इसको एक अनन्य अधिकार होता है जो केवल और केवल राज्यसभा को होता है। प्रश्न नंबर 33 है, कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में होती हैं? कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की। तो देखिए, नई अखिल भारतीय सेवा ये केवल राज्यसभा की होती है। संविधान में संशोधन करने के विषय में ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन के लिए आप राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा, संसद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप कहेंगे सर कि संसद भंग हो जाएगी या प्रधानमंत्री, अरे मेरे दोस्तों, राज्यसभा में पराजित होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि सरकार तो लोकसभा में होती है और लोकसभा में अगर वो पराजित होती है तब वो सरकार खत्म हो जाती है। तो डी ऑप्शन होगा कि उपयुक्त में से कोई भी गतिविधि नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों में कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करती है? इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया होता है, यही चौथी अनुसूची का मुख्य रूप से कार्य होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसमें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो देखिए, समान प्रतिनिधित्व जो है कि इनमें से किसी में भी प्राप्त नहीं है, इसलिए जो है कि इसको गलत लिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें होती हैं और तेलंगाना की 7 सीटें हैं। वहीं तमिलनाडु की 18 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। गुजरात में 11 सीटें हैं, राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं।
तो इस तरीके से आपको इनके सीटों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी देखिए 2000 पीसीएस में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थानों में से निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। अब अगर हम वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, और ये सन 2000 में पूछा गया, जिस समय उत्तराखंड भी जो है कि उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। तो उस समय 31 से अधिक सीटें हुआ करती थी, लेकिन हमें प्रश्न को वर्तमान के हिसाब से पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, और साथ ही साथ गुजरात में जो है कि 11 सीटें हैं। इन 3 राज्यों में 11 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, महाराष्ट्र में 19, और वर्तमान में कितनी सीटें हो गई हैं? उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, पहले 34 हुआ करती थी, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटें दी हुई हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश को 16 नहीं मिली है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश को 11 मिली है, तमिलनाडु को 18, महाराष्ट्र को 19 और पश्चिम बंगाल को 16। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य और राज्यसभा में स्थान। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की सीटें कितनी हो गई हैं, महाराष्ट्र की कितनी है, कर्नाटक की कितनी है, पश्चिम बंगाल की कितनी है। तो देख लेते हैं हम इसके कूट को सही तरीके से। देखिए यहाँ पे तो बन गया है स्टार, क्योंकि हमने अभी ऊपर देख लिया था। तो हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, यहाँ पे मैच कराना है। तो देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में तो 10 राज्यसभा सीटें हैं। वहीं गुजरात की बात करेंगे तो एमपी के बराबर, आंध्र प्रदेश के बराबर इसमें 11 सीटें हैं, और कर्नाटक की बात करेंगे तो इसमें 12 सीटें आती हैं, और पंजाब की बात करेंगे तो इसमें जो है कि 7 सीटें आती हैं। कितनी आती हैं? 7 सीटें आती हैं इसमें। आप यहाँ देख भी सकते हैं इसको। अगर हम देखते हैं कि राजस्थान को कितनी सीटें मिली है, 10, गुजरात को 11, कर्नाटक को 12, पंजाब को 7 और यूपी को 31। आपको याद रखना यूपी स्पेशल। अगला प्रश्न गुजरात को फिर से पूछा जा रहा है। तो गुजरात का अभी हमने पढ़ा 11 सीटें हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा 12 सीटें, और केरल की बात करेंगे तो केरल की सीटें 10 हो जाएंगी, और उड़ीसा की सीटें 9 हो जाएंगी। नहीं, यहाँ पर देखिए केरल की सीटें 9 हो रही हैं, ओडिशा की सीटें 10 हो रही हैं। बाकी गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं। अगले प्रश्न को फिर से हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश को 18 सीटें नहीं मिली हैं, आंध्र प्रदेश को 11 सीटें मिली हैं, ओडिशा को 10, तमिलनाडु 18 और महाराष्ट्र 19 सीटें प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम होती है? तो हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश को सबसे कम है। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6 और जम्मू कश्मीर में 4 हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में जो है कि आपके दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं, और लोकसभा में भी जो है कि इनको दिल्ली से, साथ ही साथ जो है कि पुदुचेरी से, जम्मू कश्मीर से, इवन कि 7 जो यूनियन टेरिटरीज 8 हैं उन सभी से सीटें प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? आइए विचार करते हैं। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। गलत। सभापति तो सदस्य नहीं होता है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति उसका सदस्य होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात पदेन सभापति इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो आप देखेंगे कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है अर्थात उपराष्ट्रपति, वो इसका सदस्य नहीं कहलाता है। 49, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? गैर सदस्य होने का मतलब हो गया राज्यसभा का ही सदस्य जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो एक गैर सदस्य के रूप में जाना जाता है। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति या अध्यक्ष कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ये अलग अलग तरीके से प्रश्नों को पूछा गया, यही आपको देखना है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? अब वर्तमान अगर हम बात करें, आज की अगर हम बात कर रहे हैं 2023 में, तो जगदीप धनखड़ साहब हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। ये जो है कि वर्तमान में सभापति हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में इसका सबसे पहले गठन किया गया था।
अगला प्रश्न हो जाएगा 55। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हों। तो सी ऑप्शन सही होगा। कोई ऐसा मंत्री जो सरकार में तो है लेकिन वो राज्यसभा से जो है कि मंत्री चुना गया है, तो सरकार की जब भी कार्यवाही होगी तो वो लोकसभा में पार्टिसिपेट करेगा। अब आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हमारा संसदीय यानी कि कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया। तो इसको हम लोग जो है कि मेरे दोस्तों, इसको कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो इस वीडियो में कवर करने से वीडियो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, लेक्चर काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप केवल आज राज्यसभा को पढ़िए, इससे पहले की क्लासेस को आप लोकसभा पढ़िए, ताकि लोकसभा और राज्यसभा में जो तुलना है, कंपेरिजन है, वो आप आसानी से समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।